हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर डिजिलेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के अध्याय 1 का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो कि है भारत के संसाधन यानी रिसोर्स ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत मृदा, जल, वन एवं वन्य प्राणी इन सभी से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले जो शब्द आपने सुना है वो है संसाधन। तो संसाधन कहते किसे हैं? मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा उसकी किसी कठिनाई का निवारण करने वाले या निवारण में योग देने वाले आश्रय या स्रोत को संसाधन कहते हैं। उदाहरण, जल एक संसाधन है क्योंकि उससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस तरह से जब संसाधन है तो उनका वर्गीकरण भी होगा। पहला वर्गीकरण है स्वामित्व के आधार पर। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और विश्व संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन में किसी व्यक्ति की संपत्ति, स्वास्थ्य और दक्षता आदि आता है। राष्ट्रीय संसाधन में राष्ट्र की संपदा या सैन्य शक्ति आती है। विश्व संसाधन में मानव मात्र की समृद्धि व कल्याण के लिए संसार की भौतिक एवं अभौतिक वस्तुएं आदि हैं। दूसरा वर्गीकरण है पुनः पूर्ति के आधार पर। पुनः पूर्ति के आधार पर पहला संसाधन है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। वे संसाधन जिनका उपयोग होने पर भी उनके गुणों को बनाए रखा जा सके, जैसे खाद के उपयोग द्वारा कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाए रखना। दूसरा है पुनः आपूर्तिहीन संसाधन। ये वो संसाधन हैं जो एक बार उपयोग होने के बाद समाप्त हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल या कोयला आदि। अगला है बारंबार प्रयोग होने वाले संसाधन। वे संसाधन जिनका उपयोग एक बार होने के बाद भी आवश्यक संशोधन के बाद पुनः उपयोग में लिया जाता है, जैसे धात्विक खनिज, लोहा, तांबा आदि। और इसके अंतर्गत जो आखिरी संसाधन है वो है सनातन प्राकृतिक संसाधन। ऐसे संसाधन जो उपयोग होने पर भी नष्ट नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा, जल आदि। अगला संसाधन है वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर पहला संसाधन है सर्व सुलभ संसाधन। ये वो संसाधन है जो सभी जगहों पर उपलब्ध होते हैं, जैसे वायु। दूसरा आया सामान्य सुलभ संसाधन। जो संसाधन अधिकतर स्थानों पर उपलब्ध है, जैसे मिट्टी या कृषि योग्य भूमि। फिर विरल। विरल यानी जो सीमित स्थानों पर होते हैं, जैसे कोयला, सोना, यूरेनियम आदि। और आखिरी संसाधन है जो संसार में एक या दो जगहों पर उपलब्ध होती हैं, जैसे क्रोमोलाइट धातु, जो प्राकृतिक रूप से केवल ग्रीनलैंड में ही मिलती है। अगला जो चौथे नंबर का संसाधन है वो है प्रयोग के आधार पर। इसे हम आखिरी वर्गीकरण भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत पहला है अप्रयुक्त संसाधन। इन संसाधनों का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उनको अप्रयुक्त संसाधन कहते हैं। जैसे कुछ खनिजों के भंडारों का पता होने पर भी उनका दोहन और उनका कोई उपयोग नहीं हो पाता। संसाधनों का उपयोग जब तक नहीं किया जाता तब तक उन्हें अप्रयुक्त संसाधन कहते हैं। जैसे कुछ खनिजों के भंडारों का पता होने पर भी उनका दोहन और उनका उपयोग नहीं हो पाता। इसके बाद आया अप्रयोजनीय संसाधन। वर्तमान में उपलब्ध तकनीक के बल पर जिन संसाधनों का उपयोग निकट भविष्य में नहीं हो सकता, वे अप्रयोजनीय संसाधन कहलाती हैं। फिर आया संभाव्य संसाधन। जिन संसाधनों का ज्ञान होने पर भी तकनीक के अभाव में अभी उपयोग नहीं हो रहा है, किंतु भविष्य में उपयोग होने की संभावना है, उन्हें संभाव्य संसाधन कहा जाता है। और आखिरी संसाधन है गुप्त संसाधन। जब तक किसी पदार्थ के गुण और मानवीय हितों की पूर्ति हेतु आवश्यक प्रयोग ज्ञात न हो, ऐसे संसाधन गुप्त संसाधन की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो ये तो हुआ बच्चों संसाधनों का वर्गीकरण। अब हमारा पहला संसाधन है प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जो संसाधन है वो है मृदा। मृदा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मृदा कहते किसे हैं। भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है, मृदा कहलाती है। तो आप समझ ही गए होंगे
कि मृदा किसे कहा जाता है। जो भूमि पर, भूपृष्ठ यानी भूमि की ऊपरी सतह पर जो परत हमें दिखाई देती है वो काय के योग से बनती है, मूल चट्टानों और वनस्पति के योग से बनती है, जिसे हम मृदा कहते हैं। अब बच्चों आप देखेंगे जब हमारे पास मिट्टी है तो मिट्टी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो आप ये सब नोट करते जाएं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो हमारे जीवन में मिट्टी का बहुत महत्व है, विशेषकर किसानों के लिए। समस्त मानव जीवन मिट्टी पर ही निर्भर करता है और समस्त प्राणियों का भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिट्टी से ही प्राप्त होता है। हमारे वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त कपास, रेशम, जूट, ऊन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें मिट्टी से ही मिलते हैं। जैसे भेड़ मिट्टी पर उगी घास खाती है और हमें ऊन देती है। भारत में लाखों घर मिट्टी के बने हुए हैं। हमारा पशुपालन उद्योग, कृषि उद्योग, वन उद्योग मिट्टी पर आधारित है। इस प्रकार मिट्टी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। प्रसिद्ध मिट्टी विशेषज्ञ बिल कॉक्स ने कहा है, मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से ही प्रारंभ होती है। तो ये हुआ मृदा का महत्व। अब मृदा का महत्व के बाद हम आएंगे मृदा परिच्छेदिका पर, यानी सॉइल लेयर्स। तो ये क्या होती है, इसकी परिभाषा, तो बच्चों इसकी परिभाषा आपको बहुत ध्यान से सुनना है और नोट करना है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप परिभाषा देखें। पूर्ण विकसित मृदाओं के लंबवत परिच्छेद में गठन, रंग और परतें एक के ऊपर एक बिछी रहती हैं। मृदा की परतों के विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। तो आशा है कि आपने मृदा परिच्छेदिका की जो डेफिनेशन है वो नोट कर ली होगी। और इसके बगल में आप देख रहे हैं मृदा परिच्छेदिका का चित्र के बाद अब हम मृदा के बाद हम आते हैं मृदा के प्रकार। तो मृदा कितने प्रकार की होती है, तो भारत में 6 प्रकार की मृदा होती है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरी है काली मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। आप देख रहे हैं कि सारी मिट्टी के चित्र हमने इमेजेस में डाली हैं, तो आप वो इमेज देखें और देखें कि किस तरह से कौन सी मिट्टी होती है। तो ये मिट्टी के बाद अब हमारा जो दूसरा संसाधन आया वो है जल यानी वाटर। तो वाटर कितने प्रकार का होता है, तो जल 4 प्रकार का होता है। पहला है पृष्ठीय जल, दूसरा है भौम जल, तीसरा है वायुमंडलीय जल और चौथा है महासागरीय जल। तो पृष्ठीय जल क्या होता है, नदियों, झीलों व छोटे जलाशयों का जल पृष्ठीय जल कहलाता है। भौम जल किसे कहते हैं, भौम जल उसे कहते हैं जो भूमि के अंदर पाया जाता है। इसका उदाहरण है कुओं एवं ट्यूबवेलों का जो जल होता है वो भौम जल कहलाता है। वायुमंडलीय जल वाष्प के रूप में होता है, अतः इसका कोई उपयोग नहीं होता। और महासागरीय जल का उपयोग होता है जल परिवहन और मत्स्य उद्योग में। तो इस तरह से ये जल के प्रकार हुए। अब जल के उपयोग सभी जानते हैं कि जल का उपयोग मुख्यतः पीने, भोजन बनाने, सफाई हेतु, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, उद्योग, परिवहन, मनोरंजन आदि के लिए होता है। और सिंचाई के 3 प्रमुख साधन हैं, जैसे नहरें, कुआं और नलकूप तथा तालाब। तो जल के बाद अब हम पहुंचते हैं वन यानी फॉरेस्ट। तो वन कितने प्रकार के होते हैं, वन 5 प्रकार के होते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मरुस्थलीय वन, मानसूनी वन, डेल्टाई वन, हिमालय पर्वतीय वन। तो ये पिछली कक्षा में आप इनका अध्ययन कर चुके हैं। अतः अब हम चलते हैं वनों के प्रत्यक्ष लाभ, वनों के लाभ के ऊपर। पहला है प्रत्यक्ष लाभ और दूसरा है अप्रत्यक्ष लाभ। तो प्रत्यक्ष लाभ वो हैं जो हमें दिखाई देते हैं। प्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत पहला लाभ है लकड़ी की प्राप्ति, सहायक उपजों की प्राप्ति। फिर आया उद्योगों के लिए सामग्री, जानवरों के लिए चारागाह, रोजगार की प्राप्ति, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, लघु उद्योगों में सहायक और सरकार को राजस्व। ये वनों के प्रत्यक्ष लाभ हुए। अब आ गए वनों के अप्रत्यक्ष लाभ। तो पहला अप्रत्यक्ष लाभ है मिट्टी के कटाव में कमी। इसके बाद जलवायु को सम बनाए रखना, बाढ़ नियंत्रण में सहायक, रेगिस्तान के प्रसार पर रोक, वर्षा कराने में सहायक, जल स्तर में वृद्धि, भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि और ऑक्सीजन की मात्रा पर प्रभाव। ये कुछ अप्रत्यक्ष लाभ हुए जो हमें वनों से प्राप्त होती हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे वन संसाधन की प्रमुख समस्याएं, कि वन है तो फिर समस्याएं भी होंगी।
तो वन की समस्याएं क्या है? तो पहली समस्या है वनों के क्षेत्रफल का कम होना, दूसरा है वनों का ऊंचे पहाड़ों पर होना, तीसरा है वनों का असमान वितरण, अगला है परिवहन संबंधी कुछ कठिनाइयाँ, परंपरागत तकनीक, शहरीकरण से वनों की समाप्ति और वनों की आग। ये कुछ समस्याएं हैं जो वनों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण बनती हैं। और आखिरी हमारा संसाधन आया यह वन्य प्राणी यानी वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या होता है? वन्य प्राणी संरक्षण क्या है? तो वनों के साथ साथ वन्य जीव भी मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। वन्य जीवों से मांस, खाल, हाथी दांत आदि हमें प्राप्त होते हैं। वनों के साथ साथ मानव ने वन्य प्राणियों का भी बेदर्दी से विनाश किया है। इससे वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। बाघ, सिंह, हाथी, गैंडे आदि की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। इन्हें पर्यावरण के लिए बचाना आवश्यक है। अब वन्य प्राणियों के विनाश के कारण क्या है? तो सबसे पहला है बड़े पैमाने पर वनों का विनाश। दूसरा कारण है विभिन्न उद्देश्यों से वन्य प्राणियों का शिकार। मानव बहुत सारे उद्देश्यों की वजह से कभी उसका मांस बेचना है, कभी उसकी खाल बेचना है, कभी उसके दांत बेचना है, इस वजह से उनका शिकार कर लेता है। पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषण पर्यावरण में हो रहा है, इससे भी वन्य प्राणियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। जीवों के प्रति घटती दया भावना, हम जो जीवों के प्रति हमारी भावना है, दया भावना है, वो घटती जा रही है, इसलिए मानव उसका शिकार कर रहा है। कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल, वन्य प्राणी कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल भी है, इसलिए मानव के द्वारा उनका शिकार किया जाता है। और मानव समुदाय की उपेक्षापूर्ण सोच, मानव समुदाय उनके प्रति उपेक्षित है, यानी उनको उपेक्षित कर रहा है, उनकी कोई संरक्षण नहीं कर रहा है, इसलिए वन्य प्राणियों का जो है वो विनाश होता चला जा रहा है। अब वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय क्या हैं? तो जो हमने ऊपर देखे उनसे यदि हम बिल्कुल एकदम विपरीत कर देते हैं तो वो उनके संरक्षण के उपाय हो जाएंगे। यानी पहला उपाय है वन्य जीवों की प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाए बिना प्रबंधन आदि कार्य करना, वन्य जीवों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना, लुप्त हो रहे जीवों का पुनर्विस्थापन के लिए राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य की स्थापना करना, वन्य जीवों के प्रति लोगों के रवैयों में परिवर्तन हेतु शिक्षा एवं जागरूकता विकसित करना और वन्य जीव प्रबंधन की योजनाओं को ईमानदारी से लागू करना। तो ये थे वन्य जीवों से संबंधित कुछ संरक्षण के उपाय। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेसन में।